दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए मैक्रो पोषक तत्व तो नहीं है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। इसका पूरा डिटेल जानकारी यहाँ पर नीचे दिया गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर देखिएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सभी के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। दोस्तों देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये केवल एक वीडियो से दोस्तों 4 से 6 नंबर, लगभग 4 नंबर दोस्तों आपका पक्का हो सकता है अगर शुरू से अंत तक आप लोग देखते हैं तो। क्योंकि दोस्तों अगर एक क्वेश्चन में दोस्तों जो 4 टॉपिक दिया है, उन 4 टॉपिक से रिलेटेड लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, सभी एक एक क्वेश्चन से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए मैक्रो मतलब अधिक है, मैक्रो मतलब अधिक पोषक तत्व नहीं है पूछा है दोस्तों। निम्न में से कौन पौधों के लिए मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। ये दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन में भी पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया था, और मैक्रो पोषक तत्व दोस्तों आरआरबी जेई में भी पूछा गया क्वेश्चंस है। पिछली बार मतलब 2024 वाले में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं मैक्रो पोषक तत्व कौन से हैं और दोस्तों माइक्रो मतलब कम वाला पोषक तत्व कौन सा है, अधिक वाला पोषक तत्व कौन सा है। नीचे दोस्तों पूर्ण रूप से व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। पौधों के लिए दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब अधिक मात्रा में जो चाहिए वो है, प्राथमिक अलग आता है, द्वितीयक अलग आता है। मतलब ये दोनों दोस्तों, ये दोनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसका अलग अलग क्या क्या काम है, जैसे दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये पौधों की वृद्धि, ऊर्जा स्थानांतरण और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये कोशिका की संरचना और एंजाइम के कार्य के लिए ज़रूरी है। और पौधों के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें दोस्तों, इसमें दोस्तों आयरन आ जाएगा, लोहा, जिंक आ जाएगा, बोरान आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, तांबा, मोलिब्डेनम आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, निकेल। ये सब दोस्तों लगभग नहीं पूछता है, ये सब नहीं, नीचे वाला नहीं पूछता है। लेकिन दोस्तों माइक्रो कम वाले न्यूट्रिएंट्स में, कम पोषक तत्व वाले में, सूक्ष्म पोषक तत्व वाले में लोहा मतलब आयरन, जिंक, बोरान और मैग्नीज ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बृहद पोषक तत्व वाले मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये 6 को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रोल क्या क्या है ये भी इसमें दिया गया है, आप लोग पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, क्योंकि दोस्तों ये आरआरबी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन ये सभी है। और दोस्तों हम ये सभी क्वेश्चंस एसएससी में भी रिपीट हुआ है, ये सभी क्वेश्चन एसएससी में भी रिपीट हुआ है। ये अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तब भी आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा दोस्तों, एक मजदूर 10 किलोग्राम सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। एक मजदूर है जो 10 किलोग्राम वजन का सामान उठाकर अपने सिर पर 1.2 मीटर ऊंचाई पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी बराबर दिया दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। किए गए कार्य की गणना का सूत्र क्या होगा, एम जी एच बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एम होता है द्रव्यमान, जी है, जी का मान दिया है, एच होता है हाइट, कितने ऊंचाई पर ये कार्य किया गया या फिर कितनी ऊंचाई तक कार्य किया गया है। एम का मान है 10 kg, जी का मान है दोस्तों 10 और दोस्तों इसका मान है 1.2 मीटर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आ जाएगा 120 और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, 120 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों 2 बार आरआरबी में रेलवे में 2 बार पूछा गया है। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू अगर चेंज हो जाता है, मान लीजिए 1.2 मीटर की जगह पे दोस्तों 4 मीटर दे दिया, 10 किलोग्राम की जगह पे 2 किलोग्राम दे दिया, तब भी आप इस पर पुट करके इसमें रख करके आंसर निकाल सकते हैं।
इसका डिटेल जानकारी दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। जब किसी वस्तु द्रव्यमान को धरातल से ऊपर ऊंचाई s तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh के रूप में संचित हो जाता है। इसके लिए आवश्यक बल गुरुत्वीय बल mg के बराबर होता है और किया गया कार्य W बराबर mgh हो जाता है। W बराबर mgh हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन से रेलवे और एसएससी और रेलवे का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। अम्ल जितने भी अम्ल होते हैं, मतलब जो फलों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इस तरह सब्जियों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, यहाँ से दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन बनता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम या फिर सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में अम्ल पाया जाता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। दोस्तों सिट्रिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध में या फिर दही में। लैक्टिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल की दोस्तों बात करें, चींटी के काटने या फिर बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम है दोस्तों मेथोनोइक अम्ल। दोस्तों मेथोनोइक अम्ल का सूत्र भी पूछता है, उसको भी याद रखिएगा। मेथोनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। मेथोनोइक अम्ल का सूत्र होता है, ये जिसको याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और मेथोनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH मेथोनोइक अम्ल का होता है। और दोस्तों एसिटिक अम्ल का CH3COOH। ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य कहलाता है। कार्य क्या होता है दोस्तों? कार्य बल गुणे विस्थापन को दोस्तों कार्य कहा जाता है। बल गुणे विस्थापन, कितना बल लगाया गया है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर कितना बल लगाया गया है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें विस्थापन कितना हुआ है, उसी को दोस्तों कार्य कहा जाता है। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन नहीं होता है तो कार्य शून्य होगा। अगर कोई भी विस्थापन नहीं होता है तो कार्य शून्य होगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों आरआरबी जेई में भी क्वेश्चन आया था। पूछा है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस होती है? मान लीजिए दोस्तों ये कोई विलयन है NaCl का, NaCl का विलयन है। यहाँ पर दोस्तों एनोड है, यहाँ पर दोस्तों कैथोड है। यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है। तो दोस्तों जलीय विलयन के दौरान एनोड पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है और कैथोड पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो एनोड पर होता है दोस्तों क्लोरीन गैस और कैथोड पर होता है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस। इसका पूर्ण रूप से व्याख्या नीचे दिया गया है दोस्तों, पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। दिया दोस्तों, एनोड पर धनात्मक क्लोराइड आयन Cl- ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन Cl2 छोड़ते हैं। और कैथोड जो होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है। एनोड क्या होता है, ये माइनस नहीं है दोस्तों, ये माइनस नहीं है। एनोड जो होता है धनात्मक होता है, कैथोड जो होता है ऋणात्मक होता है। जलीय विलयन में जल के अणु अपचयित होकर हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। ये यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पूरा डिटेल नीचे भी दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों रेलवे का
हर एग्ज़ाम में, जैसे ग्रुप डी में दोस्तों 10 से 12 बार हर बार आता है, एनटीपीसी में भी आता है, रेलवे में, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, कोई भी शिफ्ट हो जिसमें ये पूछा ना गया हो, एक आध ही शिफ्ट छोड़कर, नहीं तो लगभग सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इन चारों ऑप्शन पर दोस्तों ये क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से दोस्तों लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर 10 से 12 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरा भी डिटेल में नीचे दिया गया है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें वायु के लिए अधिकतम रिक्त स्थान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें वायु के लिए अधिकतम रिक्त स्थान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एरेनकाइमा किस में मौजूद होता है दोस्तों? तो हो जाएगा पैरेन्काइमा में। एरेनकाइमा किस में मौजूद होता है? पैरेन्काइमा में। दोस्तों कोलेनकाइमा का क्या काम होता है? तो लचीलापन देना, लचीलापन देना। स्क्लेरेनकाइमा कठोरता प्रदान करना, पादपों में कठोरता प्रदान करना। क्लोरेनकाइमा ये दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का काम करता है। क्लोरेनकाइमा की वजह से दोस्तों क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का कार्य होता है, इसको भी याद रखिएगा। नीचे दोस्तों पूरा डिटेल दिया गया है। जैसे दोस्तों पैरेन्काइमा होता है दोस्तों भोजन का भंडारण और प्रकाश संश्लेषण, और पैरेन्काइमा में भी दोस्तों एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। एरेनकाइमा किसके लिए होता है? वायु के लिए। वायु की रिक्तता का प्रावधान करता है एरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जैसे हमने बताया दोस्तों लचीलापन और यांत्रिक सहायता के लिए। स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों कठोरता और मजबूती प्रदान करने के लिए। जाइलम होता है, जाइलम एक ऊतक होता है। जाइलम ऊतक का काम क्या होता है? पानी और खनिज का संवहन करना, मतलब पानी को रूट्स के माध्यम से, जड़ के माध्यम से ऊपर पौधे में लेकर जाना। संवहन करना मतलब लेकर जाना दोस्तों। और फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। जैसे दोस्तों जाइलम का जल का परिवहन करता है, उसी तरह दोस्तों फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके, इस जितना भी क्वेश्चन हुआ है कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों किस टॉपिक से अगला बार क्वेश्चन उठाना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा लेकर आएँ, वो भी आप लोग कमेंट करके कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। किसी वस्तु द्वारा W का मान दिया गया दोस्तों 56 जूल, और उस पर लगाया गया बल F का मान दिया है 7 न्यूटन। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन का मान पूछा है दोस्तों, तो इसमें वही फार्मूला लगेगा दोस्तों जो होता है वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो वर्क का मान दिया गया है दोस्तों 56, बल का मान दिया है 7, विस्थापन को मान लीजिए D। तो D बराबर हो जाएगा 7 से काटेंगे इसको 8 बार, तो 8 मीटर। 8 मीटर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 मीटर विस्थापन का मान हो जाएगा दोस्तों 8 मीटर। ये फार्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयल ऑफ विट्रियॉल। आयल ऑफ विट्रियॉल निम्न में से किसको कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियॉल निम्न में से किसको कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियॉल निम्न में से किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयल ऑफ विट्रियॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसी के दोस्तों सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। बैटरी में इसी का उपयोग किया जाता है। इसके सूत्र की बात करें दोस्तों H2SO4। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान पूछता है। तो आणविक द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का हो जाएगा दोस्तों 1/2 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा दोस्तों 16/4। इन सभी को ऐड करेंगे 16 चौक के 64, 64 32 दोस्तों हो जाएगा 96 और प्लस 2 हो
हो जाएगा 98। आणविक द्रव्यमान की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों 98। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आणविक द्रव्यमान पूछता है। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, सभी का अलग अलग निकालेंगे प्लस उसको ऐड कर लेंगे। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, गुणे कर देंगे 2। ऑक्सीजन होता है 16 और ऑक्सीजन 4 बार है तो 16 गुणे 4। सल्फर केवल 1 बार है तो सल्फर का होता है 32। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों H2CO3। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3, याद रखिएगा दोस्तों H2CO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। क्योंकि सूत्र दोस्तों रासायनिक फार्मूला या फिर सूत्र पूछता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्न में से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पालक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पालक में। दोस्तों तीनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और पालक में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में, याद रखिए दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है बहुत इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों दो फार्मूला लगेगा इसमें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पूछा है दोस्तों 200 ओम प्रतिरोध वाले एक उपकरण में 220 वोल्ट की बैटरी संचालित होती है। 200 ओम प्रतिरोध वाले एक उपकरण में 220 वोल्ट की बैटरी संचालित होती है। उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उपकरण की शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर वी आई। अब इसमें आई का मान नहीं दिया है दोस्तों, तो पहले आई का मान निकालते हैं। पहले तो आई का मान निकालने के लिए दोस्तों V बराबर होता है ओम्स लॉ IR। तो I बराबर हो जाएगा, V का मान दिया है वोल्ट का मान 220 बटे R का मान हो जाएगा दोस्तों 200। यहाँ से डिवाइड करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 1.1 ओम। R का मान आ जाएगा 1.1 ओम। R का मान हो जाएगा दोस्तों I का मान 1.1 ओम। अब इसमें पुट कर देंगे, दोस्तों तो यहाँ पर P के बराबर हो जाएगा, V का मान दिया है कितना 220 गुणे I का मान हो जाएगा 1.1, मतलब हो जाएगा दोस्तों 22 गुणे 11। इसको अगर गुणा करेंगे दोस्तों 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24, 242 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 242 वाट। 242 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों दोनों फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। ओम्स लॉ आप लोगों को पता ही होगा, V बराबर IR। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, पावर मतलब शक्ति का फार्मूला वोल्ट और करंट धारा के टर्म में होता है दोस्तों P बराबर VI। दोस्तों दोनों का दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पूछा है लीशमेनिया दोस्तों खतरनाक बीमारी काला जार रोग होता है। लीशमेनिया से यहाँ पर होगा, लीशमेनिया से खतरनाक बीमारी काला आजार रोग होता है। क्वेश्चन काला आजार रोग SSC में बहुत बार पूछता है दोस्तों। काला आजार रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो हो जाएगा दोस्तों लीशमेनिया। बहुत बार पूछता है SSC और रेलवे में भी बहुत बार पूछा, वन लाइनर के फॉर्म में आता है। तो यह किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। थोड़ा दोस्तों मॉडरेट लेवल का हो जाता है ये क्वेश्चन। लीशमेनिया खतरनाक बीमारी काला आजार रोग होता है लीशमेनिया से, यह किस विधि द्वारा प्रजनन करता है, मतलब लीशमेनिया किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विखंडन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, द्विखंडन विधि द्वारा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों चारों ऑप्शंस के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही साल में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं, या फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं 2025 का। नीचे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा। दोस्तों अगर बात करें स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा कैसे प्रजनन करता है? तो खंडन विधि द्वारा। स्पाइरोगायरा खंडन विधि द्वारा। प्लेनेरिया रीजनरेशन विधि द्वारा, प्लेनेरिया रीजनरेशन विधि द्वारा। और दोस्तों लीशमेनिया जो कि क्वेश्चन में दिया था, तो द्विखंडन विधि द्वारा। दोस्तों चारों को चारों नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये हर बार 1 नंबर इसका पक्का कर देता है, 1 नंबर पक्का कर देता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा या फिर बडिंग विधि द्वारा, स्पाइरोगायरा खंडन विधि द्वारा, प्लेनेरिया रीजनरेशन विधि द्वारा, और दोस्तों लीशमेनिया द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक के साथ जिंक के साथ अपक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अपक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या बनाता है? एक सोडियम जिंकेट बनाता है, और उसके साथ क्या बनाता है दोस्तों? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। याद रखिए दोस्तों, सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या होता है? जो सोडियम जिंकेट का फार्मूला है Na2ZN Na2ZnO3, Na2ZnO3 या फिर O2 होता है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, सॉरी O2 होता है, Na2ZnO2 होता है, Na2ZnO2 होता है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया गया है, व्याख्या के रूप में देखेंगे दोस्तों। बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक के साथ अपक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह विस्थापन है, या कैसी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कैसी अपक्रिया दोस्तों? विस्थापन अपक्रिया है, जिसमें जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।